तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स के इस सीरीज में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, इसका थियरी वीडियो आ चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मतलब ये पूरे क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट लगा होगा, वहाँ पे क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले या तो तुमने खुद से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब थियरी वगैरह पढ़ रखा है, फॉर्मूले याद कर रखे हैं, फिर ठीक है। अगर थियरी पहले रिवाइज नहीं की हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अटैच्ड होगा नोट्स का, वो डाउनलोड करके पूरा का पूरा मतलब या तो पहले पूरा वीडियो देख लो, वीडियो देखते टाइम नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका नोट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके तुम फॉलो कर सकते हो। तो पहले वीडियो देख लो, फिर उसके बाद नोट्स डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लो सारे फॉर्मूले कि याद है या नहीं चेक करने के लिए, और फिर ये वीडियो देखो तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर तुमने डुअल नेचर का पहले से ही थियरी पढ़ रखा है, फॉर्मूले याद कर रखे हैं, तो फिर ठीक है, तो फिर मतलब गुड टू गो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, तो बिना कुछ फालतू बकवास किए हुए, एकदम बिना कुछ टाइम पास किए हुए, रैपिड फायर राउंड में एकदम तसल्ली से करेंगे। मतलब सारे चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा पर एकदम रैपिड फायर राउंड की तरह सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे, एकदम धुरंधर 2.0 की तरह। ठीक, तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध ली जाए, पानी पुनी पी के एकदम आराम से बैठो और एकदम बैक टू बैक क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, कुत्ते की आवाज़ पे ध्यान नहीं देंगे। रात को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो कुत्ते की आवाज़ हो सकती है कुछ ज़्यादा ही आ रही हो, बगल का पड़ोसी का कुत्ता पता नहीं किसको देख के चिल्ला रहा है। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। सवाल टॉपिक वाइज अटैच्ड होंगे, मतलब जितने भी टॉपिक है टॉपिक वाइज सारे ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। पीवाई क्यूज प्लस नॉन पीवाई क्यूज का दोनों का मिक्स होगा ये क्वेश्चन। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, पहला सवाल बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या, एनर्जी बोले तो एनर्जी इजकल टू एच न्यू। ओके, जहाँ पे एच की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। एच की वैल्यू ये इंटू न्यू, न्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है तो सीधा का सीधा वही चेप देंगे। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6 इंटू 10⁻14। अब ये जो एनर्जी होगा वो जाउल में आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जा रहा है, तो फिर कन्वर्जन क्या होता है। हमने सारी चीज़ें जितने भी फॉर्मूले चाहिए, जितना भी चीज़ चाहिए, सब कुछ वो वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, एक भी चीज़ छूटा नहीं है। मतलब सभी क्वेश्चंस को या फिर किसी भी नीट लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए जितना भी फॉर्मूला जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो सारे के सारे हमने उस 1 घंटे के आसपास कुछ वीडियो का लेंथ होगा उसमें डिस्कस कर रखे हैं, और उस पीडीएफ भी नोट्स भी होगा, उस नोट्स में सारे के सारे फॉर्मूले हैं। ठीक, तो कुछ भी इधर उधर भावा नहीं जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। ये कन्वर्जन आना चाहिए। इस काफ़ी इस चैप्टर में हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल में कन्वर्जन करने की कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे यहाँ पे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू इतना जाउल, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 1 जाउल, मतलब इसको इंटू 1 जाउल। तो जो 1 जाउल है वो क्या होगा, ये जो नंबर है इधर डिवाइड में आ जाएगा तो चीज़ें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो 1 जाउल इजकल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, तो जाउल को हटा के अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है तो इसको यहाँ पे हटा के हम क्या लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो यूनिट होगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, तो तुम मतलब जो यूनिट है वो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अब आगे की कहानी शुरू प्रस्थान मतलब आगे की कहानी बढ़ाते हैं। तो ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 और 10⁻+14, तो 19 + 14 कितना हो जाएगा 33, और यहाँ पे -34, तो +33 -34 बचेगा कितना 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक, तो ये सारा का सारा 10 निपट गया, बचा क्या 6.63 इंटू 6, ये वाला मसाला और ये नीचे यहाँ पे 1.6 बचा हुआ है इंटू 10⁻⁻1 मतलब सॉरी इंटू 10⁻⁻1 का को क्या लिख सकते हो 1/10 लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब ये जो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, वो 10 से ये 10 निपट गया। अब इसको काट कूट करे तो कितना हो जाएगा बेसिकली
60, ये मतलब 2 से 3 टाइम्स में, 2 से ये 8 टाइम्स में, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 8, 6 3 जा 18, मतलब पूरा 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 3 जा 9, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 8 1 6 3 जा 18 1 19/8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या हो जाएगा 19/8, 8 2 जा 16, 3 38, 8 4 जा 32, 6 69, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72, कुछ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2.48 या फिर 2.49, यहाँ पे 2.47 दे रखा है। तो ठीक है, जो भी क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर मैच हो रहा है वही हम डालेंगे, मतलब इसमें तो ये तो बहुत दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है, तो जो क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर आ रहा है। कई बार पीवाई क्यूज में भी ऐसे ऐसे केसेस आ सकते हैं कि जो आंसर आएगा थोड़ा सा मतलब डेसिमल से थोड़ा सा इधर उधर आएगा, तो उसमें एग्जैक्ट मैच अगर नहीं भी हो रहा है तो उसमें हम देखते हैं सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल मैच किसका हो रहा है, वही आंसर करेक्ट होगा। ठीक, तो परेशान नहीं होना है। 2.48 आ रहा है, 2.47 दे रखा है, ठीक है, ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पे 6.62 भी कहीं कहीं लेते हैं एच की वैल्यू, तो अगर वो लेंगे तो शायद मतलब 7 आ जाए। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा था मतलब, और ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज दिस, कैलकुलेट इट्स एनर्जी। ओके, सो लैम्डा इज गिवन, अब क्या लिखें, क्या लैम्डा यहाँ पे दे रखा है, सीधे एनर्जी की बात की जा रही है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अब एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट इस केस में हमें याद है कि एक तो एनर्जी होता है वैसे तो hc/λ, तो और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, रायता फैल जाता है। तो हमें डायरेक्ट क्या पता है कि अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉन में दे रखा है और एनर्जी हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। तो जो एनर्जी मिलता है लैम्डा को अगर एंगस्ट्रॉन में रखे तो जो एनर्जी मिलता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है। एनर्जी का ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, हमेशा काम में आता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट ले सकते हैं। जो लैम्डा दे रखा है डायरेक्ट एंगस्ट्रॉन में दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट एनर्जी अपने मिल जाएगा। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा क्या 4 पे 000, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। काट कूट करे तो क्या 0000 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करे तो 31 और नीचे 10, तो 31/10 मतलब 3.1 EV। तो जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा 3.1 EV, मतलब कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब सवाल ये कंप्लीट हुआ। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाई 25 वाट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इमिट होगा अगर पावर इतना है और जो फोटोन इमिट हो रहा है उसमें हर फोटोन का जो वेवलेंथ है वो इतना है। तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल एन डॉट, मतलब एन डॉट क्या होता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, मानते हैं कि एन डॉट फोटोन पर सेकंड रिलीज हो रहा है। यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट किया, एन डॉट क्या है टोटल नंबर ऑफ फोटोन बाई टाइम, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो होगा वो एन डॉट बोल देते हैं कि एन डॉट नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड रिलीज हो रहा है। ठीक, और एक फोटोन का जो एनर्जी होगा ई, वो क्या होगा एच न्यू या फिर hc/λ, वो होगा लैम्डा यहाँ पे दे रखा है। तो हम एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से पहले कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि एनर्जी ऑफ एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा। तो अगर हम एक फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करें तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे 12400 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉन में कितना 6 पे 000। ये काट कूट करे तो 0000 कैंसिल, 6 से ये 2 टाइम्स में और मतलब 4 है तो मतलब क्या ही लिखे इसको 3 लिख सकते हैं, और ये 3 से काट कुट करते हैं तो 3 से करे तो ये 20 हो जाएगा और 3 से करे तो ये 3 4, 3 से भी कैंसिल नहीं होगा भाई, 2 से ही करते हैं। 2 से 30 62/30 हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं और आगे भी थोड़ा सा कैंसिलेशन तो कर ही सकते हो। 2 से 4 से काट सकते थे तो और भी करे तो 31/15 हो जाएगा, मतलब एक बार 2 से और काट देते हैं तो इतना मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया एनर्जी अपना। अब ये जो एनर्जी आया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी हो गया एक इलेक्ट्रॉन का। अब हम मानते हैं कि एन डॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन को हम लेट से ई
नॉट बोल देते हैं। तो एक फोटोन का एनर्जी को अगर हम एन डॉट से मल्टीप्लाई कर दें, पहले मान लो कि इसको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो लेट्स से कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करें कि कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटोन निकल रहा है टी टाइम में, तो जो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया एक फोटोन का एनर्जी इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटोन, वो हो गया टोटल फोटोन का एनर्जी। एंड एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है? पावर, ठीक। और इसी एन बाई टी को, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को, हम रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन बोलते हैं, जिसको एन डॉट से रिप्रेजेंट यूजुअली किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एन डॉट इंटू ई नॉट, ये पावर हो गया। अब यहाँ पे जो पावर दे रखा है वो पावर कितना दे रखा है? 25 वाट। तो पावर की वैल्यू कितना? 25 वाट। अब यूनिट का ध्यान देंगे, वाट क्या है? एसआई यूनिट है, मतलब जूल पर सेकेंड। तो हम इधर वाला यूनिट भी उसी टर्म में लेंगे। तो यहाँ पे तो जो ई नॉट हमने कैलकुलेट किया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किया, उसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो एन डॉट और ई नॉट की वैल्यू रखें तो 31/15 इंटू, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले क्या लिख सकते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये जूल में हो जाएगा। तो एसआई यूनिट में ये भी है, मतलब वाट मतलब जूल पर सेकेंड, और ये भी जूल। तो मतलब अब यूनिट का लोचा नहीं होगा, तो यहाँ से हमें एन डॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब इसको काट कूट करें तो क्या होगा? अब काट कूट के लिए पूरा जुगाड़ बैठा लो। एन डॉट इजकल टू क्या हो जाएगा? 20, पूरा एन डॉट की वैल्यू लिखो तो 25 इंटू 15/31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा। मतलब इस पूरे मसाले को इधर भेजे तो 15 मल्टीप्लाई में जाएगा, और 31 इंटू 1.6 ये सारा नीचे आएगा, 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो वो प्लस में चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे काट कूट करें ये सारा चीज़ तो क्या होगा? अब जरा आंसर को अगर हम देखें बिना काट कूट किए हुए, तो आंसर कुछ 10⁻⁻19 के टर्म्स में आएगा कुछ। अगर बाकी के देखो तो ये 10⁻16 है, -19 है, ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। ये 10⁻2 है, इतना कम तो होगा नहीं, ये काट कूट करने के बाद कुछ तो नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियस है कि मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कभी कभी तुम्हें पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है भी नहीं, ऑप्शन को थोड़ा एक बार गौर से देखो। फाइनल कैलकुलेशन करने से पहले हो सकता है कि ऑप्शन रिजेक्ट हो जाए। ऑप्शन अगर रिजेक्ट हो गया तो ठीक है, अगर ऑप्शन क्लोज होता, मतलब 2 ऑप्शन होता जिसमें 10⁻⁻19 अगर होता, तब मैं इसको कैलकुलेट करता और तब मतलब फाइनल आंसर मार्क करता कि उसमें से कौन सा होगा। लेकिन यहाँ ऑब्वियस है कि ये तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस है यही होगा। एक बार तुम खुद से कैलकुलेट कर भी सकते हो, वीडियो को पॉज करो और खुद से कैलकुलेट करो और देखो कि मतलब ये ऑप्शन आ रहा है या नहीं। मैं तो अभी मतलब इसको ऐसे 100% कॉन्फिडेंट हो कि यही होगा, तो इसको मार्क करके हम निकल जाएंगे। फाइनल एग्जाम में भी तुम ये काम कर सकते हो, ऐसे मार्क करके निकल सकते हो और थोड़ा टाइम बचा सकते हो, ठीक। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ आंसर लाना है, पानी नहीं निकालना है, सिर्फ आंसर लाना है। तो कैसे भी करके आंसर आए तो हमसे उससे मतलब क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन इज इनकरेक्ट। फोटोन के बारे में कौन सी बातें गलत है, ठीक है। कौन कौन सी बातें बोली जा रही है? फोटोन एक्सर्ट नो प्रेशर, फोटोन एक्सर्ट नो प्रेशर, नो, गलत बात है। फोटोन डू एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाई फोटोन का फॉर्मूला भी हमने देखा है, क्या होता है I/C इंटू 1+R, जहाँ पे R क्या होता है? रिफ्लेक्टिविटी। अगर 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 1R की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसके बीच में अगर रिफ्लेक्टिविटी का वैल्यू दे रखा है, जैसे 50% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो R की वैल्यू 50% मतलब 1/2 हो जाएगी। तो वैसे R की वैल्यू पुट करेंगे और मतलब ये हो जाएगा I, जहाँ पे इंटेंसिटी और C स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या होता है? प्रेशर, नॉट मोमेंटम, ये प्रेशर है। P क्या है? ये प्रेशर, ओके। ये फॉर्मूला होता है। तो रेडिएशन एग्जर्ट नो प्रेशर नो, ये बात गलत है, तो यही वाला सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत होगा, तो वही मतलब ये है तो गलत स्टेटमेंट, पर हमसे गलत वाला ही पूछा जा रहा है, तो सही ऑप्शन तो ये हो जाएगा। तो एग्जाम में तो रहोगे तो अगर कॉन्फिडेंट हो तो यही मार्क करके निकल जाओ, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर बाकी का ऑप्शन चेक कर लो। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h/c, यस। मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? P, अब P यहाँ पे मोमेंटम है, ये क्या h/λ, और लैम्डा को क्या लिख सकते हो? h, लैम्डा को c/न्यू लिख सकते हो, तो न्यू ऊपर चला जाएगा, मतलब c क्या होता है? c h न्यू, c λ न्यू, सॉरी।
तो जो लैम्डा होगा वो क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू, सी बाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो मोमेंटम का ये सही एक्सप्रेशन दे रखा है, तो ये तो सत्य बात है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, यस ये भी करेक्ट बात है, तो ये भी सही है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, यस ये भी सही बात है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन सही है, ये कन्फर्म है, तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली गलत होगा। तो फर्स्ट वाला ही आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है अ सोर्स S1 प्रोड्यूसिंग दिस फोटोन पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ दिस, ठीक है। अनदर सोर्स S2 प्रोड्यूसिंग दिस फोटोन पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ दिस, ठीक है। देन द पावर ऑफ S2 बाई पावर ऑफ S1 क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। पावर ऑफ S2 डिवाइडेड बाई पावर ऑफ S1। पावर का फॉर्मूला क्या, पावर एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच न्यू, ठीक, मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड को एन डॉट से जहाँ रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड दे रखा है 1 का भी, और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड 2 का भी दे रखा है। तो एन डॉट की वैल्यू दोनों ही केस में दे रखी है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन के लिए वेवलेंथ दे रखा है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट्स से कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से P1 कैलकुलेट करते हैं, पावर ऑफ सोर्स 1, P1 बोल देते हैं उसको सिंपल, S1 S2 हटाओ, सिर्फ P1 P2 बोलते हैं। जिंदगी आसान होनी चाहिए, तो लिखो इतना कि जितना काम का हो। P1 से भी अपना काम चल जाएगा। एन डॉट की वैल्यू क्या दे रखा है 1 के केस में 10 टू द पावर 15 फोटोन पर सेकेंड, 10 टू द पावर 15 फोटोन पर सेकेंड इंटू वेवलेंथ। अब वेवलेंथ दे रखा है, तो वेवलेंथ दे रखा है फोटोन का, तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट अपना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे 12400 बाई लैम्डाइन एंगस्टॉन। लैम्डाइन एंगस्टॉन मतलब कितना दे रखा है, वेवलेंथ कितना दे रखा है 5000। तो ये जो होगा वो EV में आएगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होगा। पर कोई बात नहीं, दोनों को हम P1 P2 को इसी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और रेशियो ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वैसे भी रेशियो लेना है। तो रेशियो लेना है तो यूनिट अगर सेम हो तो कोई लोचा नहीं होगा, ठीक। तो हम जाउल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक। वैसे ही P2 कैलकुलेट करेंगे। P2 के लिए एन डॉट, दूसरे वाले में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितना है 1.02 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन की वैल्यू कितना, उसके लिए क्या कर सकते हो, लैम्डा दे रखा है, तो सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 12400 डिवाइडेड बाई 5100 लैम्डा, ठीक। तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू पावर, ठीक। दोनों को डिवाइड कर देंगे, P1 बाई P2 बाई P1 पूछ रहे हैं यहाँ पे, पावर ऑफ S2 बाई पावर ऑफ S1, ठीक है। तो उल्टा कर देते हैं, पहले P1 बाई P2 ही कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा। अब ज़्यादा लिख लाख नहीं करेंगे, जितना शॉर्टकट में कर सकते हो उतना कर लो। जैसे P1 बाई P2 लेट से कैलकुलेट कर देते हैं, जो भी आएगा उसको पलट देंगे, ठीक। P1 बाई P2 यहीं पर कर लेते हैं बिना कुछ दोबारा लिखे हुए, ठीक। तो दोनों का यूनिट तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये 12400 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 15 10 टू द पावर 15 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 00 है, इसमें भी 00 है, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, P1 बाई P2 में बचा क्या, ऊपर बचा है 1/50 और नीचे बचा है 1.02/51, ऐसे कुछ बचा हुआ है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, और जो नीचे वाला मटेरियल है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो 51/1.02 ऐसा कर सकते हैं, ठीक। तो वो P1 बाई P2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मतलब, आप कैलकुलेटर करना पड़ेगा। पर अब लेट से अगर मैं इसको पलटूँ, हमें P1 बाई P2 ये हुआ, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है P2 बाई P1। तो P2 बाई P1 क्या हो जाएगा, पलटे अगर तो 50 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई 51, यही बनेगा, यस। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ, ऐसा करने से ज़िंदगी क्या हो गई, ये 100 बन जाएगा। 100 को इसको मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान है। तो 100 इंटू 1.01 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 100 इंटू दैट। और नीचे क्या हो जाएगा 51 इंटू 2, ये भी बन जाएगा 102। अब इसको काट कुट करना आसान है, तो 1:1, तो मतलब जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा, ठीक। 1:1 मतलब रेशियो 1:1 मतलब 1, तो 1 मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। ठीक, सवाल चमका। इसमें फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, पावर ऑफ फोटोन। बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं तो पावर अगर कैलकुलेट करना है तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैलकुलेट करने के लिए 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन, वो याद रखेंगे, जो यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। दिस इज एनर्जी ऑफ वन सिंगल फोटोन। ठीक, काम का है बहुत ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लाइट ऑफ अ वेवलेंथ दिस fall on the sensitive surface. If the surface receive this joule of energy, then what is the number of photon falling on it? ठीक, मतलब बोल रहा है कि कोई फोटोन पड़ रहा है और फोटोन का वेवलेंथ दे रखा है। तो पहले तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करते हैं। एक फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा, 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना, 5 पे 3 जीरो, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हो गया एक फोटोन का एनर्जी। अब बोल रहा है कि ये टोटल जो रिसीव कर रहा है इतना एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो मान लेते हैं कि कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटोन अगर फॉल कर रहा है तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या, ई नॉट। दिस विल बी द टोटल एनर्जी रिसीव्ड, एंड द टोटल एनर्जी रिसीव्ड दे रखा है कितना यहाँ पे, 10⁻⁻7 जाउल। अब यूनिट का ध्यान देंगे, यहाँ पे ई नॉट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करे हैं, यहाँ पे जाउल में दे रखा है, तो इसको पहले जाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के 1.6, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल होता है। तो ये एनर्जी हो गया। ठीक, इस एनर्जी को यहाँ पे डाल दो बस। ठीक, तो तुम्हें नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये नंबर ऑफ फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड नहीं, सिर्फ यहाँ पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ फोटोन पड़ रहा है, तो ये नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा। क्या नंबर ऑफ फोटोन को कैपिटल एन से यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये हो जाएगा 12,400 बाई 5 पे 000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इजकल टू 10⁻⁻7। ये मतलब इसको पूरा यहाँ पे चेप दिए और दिस इजकल टू 10⁻⁻7। अब इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब काट कूट करो, 0000 कैंसिल। ठीक, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक, अब काट कूट करें तो क्या, 5 पे 00 मतलब ये 50 इंटू 10 500, उसको उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में, इसको इधर लाओगे तो नीचे डिवाइड में आएगा, 124 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻7। ये वाला जो मसाला है वो उधर का उधर ही रहेगा, और ये वाला मसाला 10⁻⁻19 को उधर भेजें तो वो डिवाइड में चला जाएगा, 10⁻⁻19 ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे काट कूट शुरू करोगे, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 बन जाएगा, +19 -7 कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे काट कूट करें तो क्या होगा। अब जरा आंसर को गौर से देखें तो आंसर काफ़ी क्लोज से आंसर दे रखा है, तो हम ऐसे अंधाधुंध नहीं जा सकते हैं। तो क्या करते हैं, तो लेट से एक काम करते हैं, अगर कुछ आसान ज़िंदगी बनाना चाहें, जैसे 25 तो यहाँ पे दे रखा है, पर 10 टू द पावर का अंतर है, इसको अगर 125 ले ले तो ज़िंदगी आसान हो जाएगा, क्योंकि 125 ले लेंगे तो शायद 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा काफ़ी आसानी से। 4 टाइम 125 4 जो 50, लेट से ले लेते हैं और मान के चलेंगे फाइनल आंसर जो आएगा उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेंगे। इसको अगर 125 ले तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 10⁻12, उसको 10 इंटू 10⁻11 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 4। अब ये हो जाएगा 5/2, 5/2 को क्या लिख सकते हो, 2.5, तो इसको मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2.5 इंटू 10⁻11, ऐसा कुछ हो रहा है। अब फाइनल आंसर जो होगा, हमने यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर ले लिया है एक्चुअल आंसर, तो एक्चुअल आंसर क्या होगा, मतलब 124 था, हमने उसको 125 ले लिया, 125 ले लिया, मतलब आंसर अब थोड़ा कम आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर अगर हमें बढ़ा दिया तो ओवरऑल नंबर कम हो जाता है, तो 2.5 से थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई और बात ही नहीं है, डायरेक्ट यही मैच ही हो रहा है, तो मतलब काफ़ी क्लोज ही आंसर आएगा। 2.5 इंटू 10⁻11 आ रहा है, 10⁻11 देखो तो मैच हो रहा है। अब 10⁻11 में तुम देखोगे तो 3 ऑप्शन है अपने पास। अब तीनों ऑप्शन में देखो तो ऑब्वियस है कि मतलब ये जो ऑप्शन तो काफ़ी दूर है, या तो 2.4 होगा, नहीं तो 2.5 होगा, नहीं तो 2.6 होगा, मतलब ये सब कुछ हो सकता है, होगा तो 2.5 के पास में ही होगा। ठीक,
तो 2.5 के पास में ही होगा। वीडियो का रुका है भैया। ओके, देखते हैं 2.5 के पास में ही होगा, तो मतलब आंसर जो होगा क्या होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये फोर्थ वाला अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। ओके, अगला सवाल अब आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, से क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, सवाल क्या बोल रहा है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ए मेटल इज दिस। ठीक है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विल भी क्या होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है तो वर्क फंक्शन पूछ रहा है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक, पर अगर एनर्जी कैलकुलेट करना होता है तो हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो क्या एंगस्ट्रॉन में दे रखा है, तो हम क्या यूज करेंगे 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या 6500, तो जो एनर्जी आएगा वो ईवी में आएगा। ठीक, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना होता है इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, इसमें अब एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू सब डाल डुल के कैलकुलेट करना नहीं चाहेंगे। ठीक, अब इसको काट पुट करें तो क्या हो जाएगा, 0000 कैंसल, 124/65 अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स में जाएगा, मतलब 130 होगा, पर यहाँ पे तो लगभग मतलब 2 ईवी हो जाएगा। तो 2 ईवी यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, तो मतलब एग्जैक्ट तो 130 होगा, पर कोई नहीं 1.99 आएगा तो ठीक है। आंसर में भी तो 2 ही दे रखा है, तो अपना मार देंगे। क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर कभी कभी मैच कराना होता है, पहले सवाल में भी बोला था कि कभी कभी क्लोजेस्ट पॉसिबल जो आंसर आ रहा है वही सही आंसर होगा। ठीक, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ठीक, ये थियरी का क्वेश्चन है, इस चैप्टर से कभी कभी थियरी का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो यहाँ पे ये सैचुरेशन करंट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल अगला बोल रहा है कि द वर्क फंक्शन फॉर एल्यूमिनियम के पोटासियम प्लेटिनम इज दिस एंड दिस। ठीक है, लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, पोटासियम है, प्लेटिनम है। 4.28, 2.30, 5.65 EV। ठीक है, देयर रेस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज विल बी व्हाट। मतलब 3 मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट एच न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ पे वही अरेंज करना है कि किसका ज़्यादा होगा, किसका उससे कम, उससे कम। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा प्लेटिनम का, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा पहले प्लेटिनम का होगा, उससे कम किसका होगा, इसका होगा एल्यूमिनियम का, और सबसे कम क्या होगा के का होगा। तो ये ऑर्डर रहेगा। इस ऑर्डर के ऑप्शन को ढूंढने जाएं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच होगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ अगले सवाल की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। अगला सवाल बोल रहा है क्या, अगला सवाल बोल रहा है कि इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस, वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज दिस, देन फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा वो कैलकुलेट करिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है ऐसे केस में, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस प्लस के काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक, एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें, हमेशा ध्यान में रखो, जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जाए तो पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो कितना होगा, और उस काइनेटिक एनर्जी को ई डेल्टा वी या फिर ई वी नॉट से इक्वेट कर दो, जहाँ पे वी नॉट जो होगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, और ई क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हमेशा स्टैंडर्ड ट्रिक ऐसे अपनाई, मतलब ऐसी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हमेशा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी पहले कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर एच न्यू नॉट को तुम फाई नॉट भी बोल सकते हो, कि मतलब
थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर उसको एच न्यू नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी ही डायरेक्ट दे रखा है, एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन, मतलब एच न्यू की वैल्यू डायरेक्टली दे रखा है। एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन कितना दे रखा है, 25 EV, ठीक है। तो EV में सब कुछ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। 25 माइनस एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 7। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 7 इज व्हाट, 18 EV। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे, EV नॉट से इक्वेट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EV नॉट। अब ये ध्यान दो, यहाँ पे जो EV है ये बेसिकली यूनिट है, ठीक। और यहाँ पे ये E है वो चार्ज है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू V नॉट। लेकिन तुम EV को अगर कन्वर्ट करोगे तो 18 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जॉउल में कन्वर्ट करें, क्योंकि SI यूनिट में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी SI यूनिट में लेंगे, कूलम में लेंगे, पोटेंशियल भी वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे, तो सब SI यूनिट में डील कर रहे हैं। तो एनर्जी भी SI यूनिट होना चाहिए। एनर्जी का SI यूनिट क्या है, जाउल है, ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट SI यूनिट नहीं है। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल, दैट इज इक्वल टू EV। और E की वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इतना कूलम इंटू V नॉट इज द पोटेंशियल। तो यहाँ पे होगा क्या, 1.6, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल जो अपना V नॉट होगा वो V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक, 18 वोल्ट हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट डायरेक्ट भी तुम याद रख सकते हो कि मतलब ये E बेसिकली कैंसिल कर दो। तो जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो V नॉट लिखते हो E कैंसिल कर दो सिंपल, क्योंकि यहाँ हो रहा है वही, पर कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा होता है एक्चुअल में, ठीक, कि इसको हम जाउल में कन्वर्ट करते हैं SI यूनिट में, और इस सब SI यूनिट में रखते हैं, और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाता है। तो जो वोल्ट मिलता है वो SI यूनिट में मिलता है। तो 18 वोल्ट, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 18 वोल्ट, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रस्थान करेंगे। तो अगला सवाल, फाइंड द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस, ठीक है। डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, और जो लाइट है उन दोनों का मतलब वेवलेंथ दे रखा है। लेट्स से एक को हम E1 बोल देते हैं, दूसरे वाले एनर्जी को E2 बोल देते हैं, ठीक। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट वाले केस में काइनेटिक एनर्जी 1 E1, मतलब जब एनर्जी E1 आ रहा है उस मटेरियल पे, तब काइनेटिक एनर्जी को बोल देते हैं K1। और जब एनर्जी E2 आ रहा है, मटेरियल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो तो सेम ही होगा, क्योंकि सेम ही मटेरियल पे दो अलग अलग रेडिएशन आ रहे हैं, दो अलग अलग फोटोन आ रहे हैं। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा मटेरियल का वो तो सेम ही रहेगा, ठीक, वो समझ में आ रहा है। और जो काइनेटिक एनर्जी है इस केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। डिफरेंस पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 बोल देते हैं। मतलब जो ज़्यादा हमेशा कम को घटा देंगे, हम हमेशा आंसर तो फाइनल पॉजिटिव ही लेंगे, अगर निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिवली आंसर रिपोर्ट करेंगे, ठीक। तो कुछ भी कर लेते हैं, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 बोल देते हैं। तो इसको करें अगर, तो ये E1 माइनस फाई नॉट माइनस E2 माइनस फाई नॉट। अब ये करेंगे तो क्या, E1 माइनस फाई नॉट माइनस E2, और माइनस माइनस प्लस फाई नॉट हो जाएगा, प्लस फाई नॉट माइनस फाई नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी का डिफरेंस के बराबर होगा। पर एनर्जी का डिफरेंस अब कितना होगा, तो E1 E2 लेट से सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 इजकल टू वेवलेंथ दे रखा है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट अपना वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 12400 डिवाइडेड बाई लेट से 2500, E1 2500 है, 550। ये एनर्जी जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, वो भी ध्यान में रखेंगे। 0000 कैंसिल। अब इसको अगर हम 125 ले ले तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं, तो 5 EV हो जाएगा ये बेसिकली, ठीक। E2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 12400 बाई 5 पे 000, ठीक। तो 0000 कैंसिल। अगेन इसको 125 अगर हम ले लें तो 125 को 5 टाइम्स में, और 25 को 2, मतलब 25 से कैंसिल करें तो 25 2 जा 50,
और 25 5 जा 125 होगा, मतलब 124 है पर 125 का लेते हैं, ठीक है। 5/2 मतलब 2.5 EV, ठीक। तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे करें तो अब लेट से इसकी वैल्यू लेट से कैलकुलेट करते हैं, तो खोपचे में लेते हैं कहीं पे, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें E1 माइनस E2 तो 5 माइनस 2.5 ये क्या हो जाएगा 2.5 EV होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये होगा डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसी के बराबर है, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट दे रखा है वो जाउल में दे रखा है, तो बस कन्वर्ट कर लेंगे 2.5 EV को क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल लिख सकते हो, ठीक। अब इसको करें तो क्या 25 6 जा 150 0 15 25 1 जा 25 प्लस 15 कितना 40 और डेसिमल एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ पर डेसिमल डाल देंगे, तो ये डेसिमल हो जाएगा इंटू 10⁻⁻19 जाउल। तो ये काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस हो गया। 4 इंटू 10⁻⁻19 4 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे देखो क्लोजेस्ट पॉसिबल 3.96 दे रखा है, वो इसी वजह से कि हमने यहाँ पे 25 ले लिया था दोनों जगह पे, तो कुछ आजू बाजू में आंसर आ रहा है 4 का 3.96 आ रहा है। पर पावर देखोगे अगर तो ये 10⁻⁻9 है और ये 19, तो -19 के ऑर्डर का तो एक ही है, तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया बाकी के सारा का सारा। यहाँ पे थोड़ा और इधर उधर होता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन में इसके क्लोज में तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो अपना यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तुम यहाँ पे 124 लेके कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, तो देखो आंसर वही आएगा। पर फाइनल एग्जाम में अगर आ जाए तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करने आना, फाइनल एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलने वाला है नहीं, तो इस तरह के थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन करने आना चाहिए कि किस तरीके से हम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट डिवीजन अगर ना हो, एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन ना हो, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के और फिर मतलब जो ऑप्शन आएगा, मतलब आंसर जो आएगा उसको ऑप्शन में से कैसे बाकी का ऑप्शन रिजेक्ट करेंगे, वो थोड़ा कर के मतलब आंसर पे पहुंच सकते हो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बस 124 दिया है 25 से, तो पूरा कैलकुलेट करने बैठ जाओगे, रायता फैल जाएगा, टाइम लगेगा भाई बहुत सारा, फिर इधर ही टाइम लगेगा बहुत सारा, क्यों टाइम वेस्ट करना है। शॉर्टकट थोड़ा सा कर लो, टाइम बचेगा तो कोई दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। हम एग्जाम में वो ट्रिक भी सीखेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें करके टाइम अपना बचा सकते हैं, साथ साथ हम वो भी चीज़ें सीखेंगे। कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं, कैसे एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं अपना, सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ मैक्सिमम वेलोसिटी दिस गिवन ई इज दिस एम इज दिस, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इजकल टू क्या 12 mv², ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल तो EV0, ठीक। तो यहाँ पर डाल देंगे EV0, इसको इक्वेट कर देंगे बस, तो इसको इक्वेट कर दे तो यहाँ से अपने को V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो V0 की वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए मैं बोला था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करो। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, काइनेटिक एनर्जी को EV0 से इक्वेट कर दो, तो तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, एम की वैल्यू क्या, एम की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू mv², वी की वैल्यू कितना 10⁻6 का द होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू ई की मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे दे रखा है, और इंटू V0 यहाँ पे डाल देंगे बस। तो बाकी सब कुछ मसाला रेडी है। अब इसको तड़का लगा दो, यहाँ पे थोड़ा सा तड़का लगा दो, मतलब कैलकुलेट कर लो इसको। तो खोपचे में लेते हैं इधर और कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करें तो क्या ये 10⁻+12 हो जाएगा, +12 -31 कितना होगा 10⁻−31 +12, 2 जाएगा तो 29 और 19, तो -19 हो जाएगा। और इधर 9.1 डिवाइडेड बाई 2 इधर हो गया, और ये 1.6 जो है वो नीचे आ जाएगा, ये 1.6 नीचे आएगा, और ये 10⁻−19 भी नीचे आएगा। तो इंटू 10⁻−19 दैट इज इक्वल टू V0, ठीक। 10⁻−19 काट कूट के ख़त्म,
बचा क्या, वी नॉट इजकल टू 9.1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू टू, इसको कर दे तो क्या हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करें तो क्या मतलब अप्रॉक्सीमेटली कुछ 3 टाइम्स जा रहा है, 3 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 3 बार करे तो ये 9.6 हो जाएगा, तो 3 से थोड़ा कम होगा आंसर, मतलब ऐसे भी आना चाहिए। 3 से थोड़ा सा कम कौन सा है इस तीनों में से, अब देखोगे तो ये भी कम है ये भी कम है, तो ऐसे केसेस में हालांकि होना तो यही चाहिए, पर ऐसे केसेस में तुम कैलकुलेट कर लो। ऐसे केसेस में शॉर्टकट में रिक्स मत लो कि 2.5 हो गया 2.8, क्या कम मतलब कितना कम होगा 2.8 या 2.5, तो होना तो थोड़ा सा ही कम चाहिए, तो 2.8 होना चाहिए, पर सेफ साइड में कैलकुलेट कर लिया करो ऐसे केसेस में। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो 91/32। अब इसको कैंसिल करें तो मतलब क्या कर सकते हैं भाई, कर तो कुछ नहीं सकते हैं, कैंसिल वैंसिल ही कर लो, मतलब इसको 90 अगर हम ले ले तब थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हैं। इसको 16 और इसको 45 लिख सकते हैं। अब 45 डिवाइडेड बाई 16 ये भी तुम्हें अब करना ही पड़ेगा, 16 2 जा 32 और 32 13 बचेगा तो 130 पॉइंट डालेंगे, तो 130 को 16 से करें तो कितना हो जाएगा 130/16 कितना होगा 8 होगा अप्रॉक्सीमेटली, 16 × 85 16 16 8 जा 128, तो ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 जाएगा, तो 2.8 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक। तो मतलब ये मतलब 2.5 तो नहीं होगा, 2.8 या फिर उससे ज़्यादा होगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये 91 को 90 लेने से कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, एक हमने नंबर में कम किया है तो उतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से एक अगर कम कर दे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ खास अंतर आता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि 2 हो उसको 1 कर दो तो वो आधा हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा कि 4 × 2 और 4 × 1 ये बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, लेकिन 4 × 100 और 4 × 99 इसमें खास अंतर नहीं होगा, ठीक। मतलब ये वैल्यू आधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कम नहीं, उतना ज़्यादा कम नहीं होगा, 4 से ही कम होगा पर उतना ज़्यादा वो नहीं होगा, बड़े बड़े नंबर होंगे तो डिफ्रेंशिएट करना ईजी होता है, ठीक। या फिर 91 भी लेके तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो मतलब पूरा एग्जैक्ट डिवीजन करोगे तो 2.8 के क्लोज में ही आएगा, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये जो मतलब थोड़ा थोड़ा जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला इस चैप्टर में ये चीज़ें सीखना जरूरी है, मतलब अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने हमेशा नहीं जाओगे, नहीं तो रायता फैल जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, तो थोड़ा सा ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि मतलब किस तरीके से जल्दी आंसर पे पहुँचा जा सकता है, ठीक। तो बिना पूरा का पूरा कैलकुलेशन किए हुए, अगर जहाँ डाउट आ रहा है फिर वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक। लेकिन जहाँ डाउट नहीं आ रहा है वहाँ पे तो प्रोसीड कर जाओ, आंसर मार्क रखे, कॉन्फिडेंस है तो फिर मतलब आगे बढ़ जाओ, कॉन्फिडेंस किस दिन काम आएगा। हीरोपंती खाली धुरंधर का स्टेटस डाल के थोड़ी ना कॉन्फिडेंस दिखाना है, यहाँ भी सॉल्व करके मतलब कॉन्फिडेंस दिखाना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Light of wavelength 400 angstrom is incident on a metal surface of work function this. Okay. Given h is equal to this, c is this maximum kinetic energy of photoelectron emitted and the corresponding stopping potential will be what? कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड। एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन क्या हो जाएगा, उसके लिए वेवलेंथ दे रखा है कि इस वेवलेंथ का एनर्जी आ रहा है 400 का, तो अपना वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 12,400 डिवाइडेड बाई 4 पे 000, ये हो गया एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन, माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखा है डायरेक्ट, थ्रेशोल्ड ऑफ द थ्रेशोल्ड या फिर वर्क फंक्शन दोनों सेम ही होता है, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल कितना दे रखा है 2.5 और ईवी में ही दे रखा है और ये भी अपना ईवी में ही है, तो मामला यहाँ पे सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी आएगा वो भी अपना ईवी में ही आएगा और आंसर भी देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी ईवी में ही आ रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें सॉर्टेड है, ठीक। अब काट कुट बस यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे काट कुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 0000 कैंसिल, 4 से ये 10 टाइम्स में, 4 से ये 3 1, तो 3 1/10 3.1 माइनस 2.5 ईवी, तो ये कितना हो जाएगा
3.1, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया कितना 6, यस, और 0, तो ठीक है, तो मतलब 0.6 EV हो जाएगा। तो जो अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा 0.6 EV। और 0.6 EV का 2 है, अगर एक ही होता तो मार्क करके निकल लेते, दूसरा कैलकुलेट भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो अगला भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी को किससे इक्वेट करेंगे, EV नॉट से इक्वेट करेंगे हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। काइनेटिक एनर्जी कितना 0.6 EV इजिकल टू EV नॉट। और मैं शॉर्टकट बोला था कि इसको EE यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻19 जूल, फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये दोनों कैंसिल कर दो 1.6 × 10⁻19। या फिर पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने देखा था कि सिंपल यहाँ पे EE कैंसिल कर दो, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो 0.6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, और ये अपना काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक। तो अब ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ठीक। तो काम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय निकल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन दिस व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ दिस फॉल ऑन इट, ठीक है। मतलब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, अगेन पहले हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या, इनकमिंग एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। इनकमिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे इनकमिंग एनर्जी के लिए इनकमिंग फोटोन का वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा। अब लैम्डा यहाँ पे नैनोमीटर में दे रखा है, ये ध्यान देंगे नैनोमीटर में, तो इसको पहले एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1200, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दें। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक। अब ये 10⁻⁻9 और ये वाला 10 मिलके ये 10⁻10 मीटर बन जाएगा, तो 10⁻10 मीटर बन जाएगा। और इधर ये जो 10 है वो इससे मल्टीप्लाई होकर 2000 बन जाएगा। अब इसको 10⁻10 को तुम एंगस्ट्रॉन लिख सकते हो, ठीक। तो ये बन जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉन, ठीक। तो ये हो गया लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे हम एच न्यू कैलकुलेट मतलब एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन कैलकुलेट कर सकते हो इस लैम्डा का यूज करके। 12400 डिवाइडेड बाई 2 पे 000, ये हो गया EV में आएगा एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन। थ्रेशोल्ड एनर्जी डायरेक्ट दे रखा है, एच न्यू नॉट की वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखा है तो डाल देंगे यहाँ पे 5.01। अब इसको यहाँ से अपने को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ये कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 0000 कैंसल, 4 से 5 टाइम्स में 4 से 3 1, ठीक। तो 31/5 कितना हो जाएगा 6.2 माइनस 5.01। इसको काट कूट करें तो कितना हो जाएगा 20 से जाएगा तो ये 119 हो जाएगा, 0.6 माइनस 5 1.19 EV हो जाएगा। तो ये मतलब अपना काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब यहाँ से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, कितने लोगों तो डायरेक्ट अब आंसर भी मार्क कर दिए होंगे। काइनेटिक एनर्जी इजकल टू EV नॉट, जहाँ पे V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1.19 EV इजकल टू EV नॉट, तो EE शॉर्टकट यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा 1.19 वोल्ट हो जाएगा। तो जो V नॉट की वैल्यू होगी 1.19 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 1.19 हो गया। अब यहाँ पे 1.19 ऑप्शन अगर देखोगे तो क्लोजेस्ट पॉसिबल, अगेन एग्जैक्ट मैच तो हो नहीं रहा है, तो क्लोजेस्ट पॉसिबल क्या होगा 1.19 के क्लोज क्या 1.2 है, तो इसको तुम 1.2 लिख सकते हो। अब 1.2 प्लस में भी दे रखा है माइनस में भी दे रखा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाई टू द सर्फेस। तो ये मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव वाला आंसर ही रिपोर्ट करेंगे। तो अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करना पड़ेगा रोकने के लिए वो क्या हो जाएगा 1.2 वोल्ट हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है वर्क फंक्शन ऑफ निकल इज 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस इंसिडेंट ऑन इट
electrons are emitted. Okay, what is the maximum velocity of the emitted electron? Maximum velocity means maximum kinetic energy they are talking about. So maximum velocity how we will calculate, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी इजकल टू व्हाट, एनर्जी इनकमिंग एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं HNO नॉट लिख रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिख सकते हो, अगर इस तरह से याद किया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा इसकी वैल्यू, उसके लिए इनकमिंग रेडिएशन का वेवलेंथ दे रखा है। तो इनकमिंग रेडिएशन का वेवलेंथ दे रखा है, तो इसको मतलब बेसिकली वो अपने वो वाले फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करेंगे। 12,400, मतलब ये क्या है, एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन है। एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन के लिए वेवलेंथ दे रखा है, तो एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है कि hc/λ, और फिर c और लैम्डा की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो। डायरेक्ट शॉर्टकट में ये 12,400/λ को डायरेक्ट यहाँ पर डाल दो 2,000 एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ पे EV में आंसर आएगा -5। थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे दे रखा है कितना, 5.01, यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगा अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या, 12 mv² लिख दो, और यहाँ पे मास क्या, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे डाल देंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा अपने को, ठीक, जो कि वेलोसिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहले ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना है। इस पर 0000 कैंसल, 4 से ये 5 टाइम्स में, 4 से ये 31/5 कितना, 6.5 नहीं 6.2 -5.01 EV में, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12 mv² इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 5.20, तो ये हो जाएगा 1919, और 5 में से 5 गया 0, तो इसको सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे 5.01 है, ठीक। तो उसका होगा तो 0.19 आएगा, ये EV में आएगा। इसको जाउल में कन्वर्ट कर लेंगे, SI यूनिट में 1.6 × 10⁻19 जाउल हो जाएगा। SI यूनिट में इसलिए क्योंकि अब इधर अब सब कुछ SI यूनिट में हम पुट करने वाले हैं, इसलिए दोनों साइड स्टैंडर्ड SI यूनिट में ही होना चाहिए सारी चीज़ें। अगर इधर SI यूनिट ले रहे हो तो इधर भी SI यूनिट होना चाहिए, ठीक। तो एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, जाउल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे M क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है, इस पर कोई बात नहीं, अगर फाइनल एग्जाम में आया तो वहाँ पे मास दे रखा होगा, मतलब फाइनल एग्जाम में सारे कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा होता है। पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो लोगों को याद भी होता है, कितना होता है 9.1 × 10⁻−31 kg के बराबर होता है, ठीक। तो ऐसा यूनिट इंटू v² इज इक्वल टू 0.19 × 1.6 × 10⁻−19, ठीक। अब यहाँ से चीज़ें कैलकुलेट करोगे तो अपने को v² की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगेन यहाँ पे पूरा रायता नहीं फैलाएंगे, पहले तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की तरफ जाते हैं। उसके लिए पहले 10⁻, जितना है सबको निपटाते हैं। तो पहले तो सारे मसाले को अगर इधर भेजें तो वो क्या हो जाएगा, 0.19 × 1.6 × 10⁻−19, और इधर भेजे तो ये 9.1 × 10⁻31, और ये जो 2 है, ये 2 है उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 2 × 2, ठीक। ये 31 है यहाँ पे। अब ये इसको निपटाएं, अगर ये 10⁻ जो है उसको, तो 31 ऊपर प्लस में जाएगा, तो प्लस में जाएगा तो -19 + 31 कितना हो जाएगा 10⁻12, ठीक। ये 10⁻12 हो गया, और नीचे इधर देखें तो क्या, इसको करें तो 3.2 हो जाएगा, 3.2 × 0.19, 3.2 × 0.19 डिवाइडेड बाई 9.1 × 10⁻12। अगर ये वैल्यू देखा जाए तो 3.2 है, इसको 0.19 को 0.2 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हो, लगभग में मान के चले तो 0.2 ले सकते हो। अब उसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या, 32 × 2 64, लेकिन डेसिमल 2 डिजिट के बाद अब आएगा, तो 0.64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9.1 × 10⁻12, ठीक है। अब इसको देखोगे यहाँ पे, ये क्या है, v² की वैल्यू है, तो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस मतलब ये 10⁻12 से 10⁻6 बाहर आएगा, और ये वाला जो नंबर है देखो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो 1 से छोटा रहेगा,
अब यहाँ पे ऑप्शन अगर हम मैच करें तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। अब ये 10⁻12 को बाहर लाएंगे तो 10⁻6 आएगा। 10⁻6 में देखें तो एक ये है, पर ये नंबर 1 से बड़ा है, लेकिन ये तो नंबर 1 से छोटा है, तो ये नहीं लाते हैं। हम क्या करते हैं, 2 जीरो अंदर ही छोड़ देते हैं और 10⁻10 को बाहर लाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ v इक्वल टू क्या, इसमें से 100 को इधर ही रहने देते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट 100 को अंदर ही रहने दे, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 64 हो जाएगा। 64 डिवाइडेड बाई 9.1 और इंटू 10⁻10 हो जाएगा। 10⁻10 में से बाहर लाएं तो 10⁻5 बाहर आएगा। अभी जो अंदर मसाला बचा है वो 64/9, 64 अप्रॉक्सीमेटली 9 करे तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 7 × 63, तो कुछ अंडर रूट 7 आएगा। अंडर रूट 7 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 3 3 × 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो 2 और 3 के बीच में कुछ रहेगा। ऐसा समझ में आ रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली v की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली √7 के आसपास कुछ आना चाहिए, 10⁻5। और √7 का वैल्यू क्या होगा, अंदर 4 रहता तो 2 आता, 9 रहता तो 3 आता, पर बीच का है तो बीच का आएगा, 2 और 3 के बीच का आएगा, इंटू 10⁻5। अब ऑप्शन अगर खंगा लें तो ऑप्शन 10⁻5 में 2 ऑप्शन है, 6 पॉइंट और 10 पॉइंट, ये तो दोनों ही ऑप्शन बाहर चला गया। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ क्या हो रहा है, हमने कहीं गड़बड़ी की है क्या, हमने कहीं गड़बड़ी की है क्या, हमने कहीं गड़बड़ी की है क्या, नहीं की है, यहाँ तो नहीं की है। यहाँ पे v स्क्वायर है, पूरा पूरा मसाला इधर गया, मसाला इधर आया, तो ये रहा, ये तो ठीक है यहाँ तक। ये मसाले को अगर लिखें तो 3.2, इसको 0.2064/91, 64/9 है, इसको अप्रॉक्सीमेट 9 7 × 63 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, पर आंसर तो नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। तो क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो भैया आंसर काहे नहीं आ रहा है। इधर तो कुछ लोचा तो नहीं कर दिया ना, 5 4 5 जब 4 3 130, 5 से 6.2, इसको कैंसिल करेंगे इधर तो 0.19, ओ हो 1.09 होगा यहाँ पे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1.19 होगा, ठीक, इसीलिए गड़बड़ी हो रही थी। 1.19 होगा तो यहाँ पे ये 1 चमका ये यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे ये 0.2 नहीं 1.19 है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ले सकते हो। 1.19 को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, 1.2 ले सकते हो, ठीक। अब फिर कैंसिलेशन करके मतलब थोड़ा आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 3.2, अब इसको थोड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा 32 × 12 अगर करें तो 12 2 × 24, अभी शर्म मसाला इधर से ख़त्म करेंगे, 12 2 × 24 4 और 12 3 × 12 3 36 प्लस 2 38, 3.84 हो जाएगा बाई 9.1। अब एक 100 इधर दे दे तो 10⁻10 और स्क्वायर इधर से जाएगा तो अंडर रूट आएगा, ये 10⁻10 जो है वो बाहर आके 10⁻5 बन जाएगा, और ये अंदर जो मसाला 100 है तो वो 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाई 9.1। 9.1 को अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 9 ले लें तो ये कितना आएगा, अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं, अभी भी हौसला बनाए रखेंगे, ठीक है, हौसला नहीं जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू अगर कैलकुलेट करें इसका तो 91 को तुम 9 ले सकते हो, 9 अगर लिए तो 9 4 × 32, ओके, 9 4 × 32, 9 4 × 36, सॉरी 36, तो 2 आएगा और 2 का 24 हो जाएगा,
24 तो 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, पर 9 3 जा 27 अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा वैल्यू ले लेते हैं 43 कोई बात नहीं। तो 43 के अप्रॉक्सीमेटली हो गया 10⁵। और 43 की वैल्यू क्या होगी? 43 की वैल्यू मतलब 7×7 तो 7 से थोड़ा कम होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 7 से थोड़ा कम होना चाहिए और इंटू 10⁵। अब ऑप्शन देखो, 7 से कम होना चाहिए मतलब 10 तो होगा नहीं, तो 7 से कम होना चाहिए मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जुगाड़ का मतलब समझ में आ रहा है, जुगाड़ का फ़ायदा समझ में आ रहा है, जुगाड़ कितना काम का है। इसमें अगर 2 भी लिख दोगे तो भी सेफ हो, मतलब 42 मतलब 7 7 जो 49, 7 से तो थोड़ा कम होगा, तो 6 पॉइंट समथिंग 84 जो भी यहाँ पे है 6.46 दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। तो जुगाड़ का मतलब देख रहे हो, बिना मतलब कैलकुलेटर के भी ये सब जुगाड़ लगा सकते हो और फाइनल आंसर हमारे एग्जाम में आए तो जुगाड़ लगा लगा के आंसर मतलब निकाल सकते हो। तो ये जुगाड़ सीखना ज़रूरी है। इसीलिए जो मेरे से गलती भी हुई थी मैं इसको ऑन स्क्रीन रख रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि काट कूट के निकाल देंगे गलती हुआ था तो, ताकि तुम भी सीखो। गलतियाँ हो सकती है, कोई बात नहीं, सब इंसान ही है, तो गलती होते रहता है, हो सकता है, मतलब भगवान तो हूँ नहीं तो, पर उससे अपने को सीखना है और गलतियाँ सुधारनी है। गलतियाँ किसी से हो सकती हैं, यूजुअली गलतियाँ आसानी जगह पे ही होता है, मतलब इधर कॉम्प्लिकेटेड सब था वो तो सही होता, लेकिन इस सिंपल सब्ट्रैक्ट करना था वहाँ पे मैंने गलती कर दिया। यूजुअली यही होता है, तुम भी मतलब आसान जगह गलती करोगे, मुश्किल जगह गलती नहीं होता है। मुश्किल जगह तो या तो सॉल्व होगा नहीं तो नहीं होगा, गलती नहीं होता है, गलती होता है आसान जगह, जहाँ जितना आसान क्वेश्चन आएगा उसी में गलती करोगे ज़्यादा, तो वो ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रवचन शुरू नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। The work function of cesium, potassium and sodium is this given respectively. If the incident electromagnetic radiation has energy this, which of the photosensitive material surface may emit photoelectrons? 3 मटेरियल का वर्क फंक्शन दे रखा है और बोल रहा है कि उस पर एक रेडिएशन डाला गया है जिसका एनर्जी इतना है, तो कहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, कौन निकाल सकता है? जहाँ पे ये जो एनर्जी पड़ रहा है, अगर ये एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कौन से केस में ज़्यादा है? यहाँ पे 2.143 दिस, तो इसका वर्क फंक्शन कम है, एनर्जी ज़्यादा एनर्जी पड़ रहा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है। मतलब पहला वाला क्या है? सीजियम मतलब ओनली सीजियम, सिर्फ और सिर्फ इसी से निकलेगा और किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, क्योंकि ये सब थ्रेशोल्ड ज़्यादा है इससे, ठीक, तो निकलेगा नहीं, सिर्फ इसी से निकलेगा, तो ओनली सीजियम, मतलब सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है अब अगला डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ब्रॉगली इसको नहीं बोलते, इसको पता है डी ब्रॉय वेवलेंथ पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ते हैं, पढ़ने से कुछ मतलब नहीं, इंग्लिश से कुछ मतलब नहीं है, सवाल सॉल्व होना चाहिए। सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है? If the kinetic energy of the electron get tripled, de Broglie wavelength associated with it change by a factor of what? Okay. काइनेटिक एनर्जी de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या होता है? de Broglie wavelength का लैम्डा इजकल टू h/p, एक तो ये फॉर्मूला होता है, या फिर h/p को तुम 2me भी लिख सकते हो, जहाँ m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड e इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। de Broglie wavelength हम किसी भी पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो उस पार्टिकल का मोमेंटम या फिर मोमेंटम को तुम 2me भी लिख सकते हो, जहाँ पे e एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मेनली होता है, और ये मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक, यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट ट्रिपल्ड, मतलब ये जो e की वैल्यू है वो ट्रिपल हो जा रहा है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? तो लेट्स से नया वाला डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डैश बोल देते हैं, लैम्डा डैश इज इक्वल लैम्डा बाई अंडर रूट 2me, e की वैल्यू अब कितना हो गया? 3e हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3, और ये क्या? लैम्डा बाई रूट 2me, इसको लिख सकते हो, मतलब यही मसाले को √3 को खोपचे में ले लोगे तो ये लिख सकते हो, और ये वाला जो मसाला है वो पुराने वाले डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है, तो यानी कि जो लैम्डा है वो 1/√3 इंटू लैम्डा के बराबर है। ऐसा चमका, तो लैम्डा डैश जो होगा नया वाला डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो 1/√3 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, डी ब्रॉय वेवलेंथ मतलब थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सवाल समझा, एनर्जी बनाए रखेंगे, एनर्जी अभी पूरा जोश के साथ चलेंगे आगे, लास्ट ही फेज चल रहा है, कुछ क्षणों में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, वो क्षणों में एनर्जी बनाए रखेंगे, पूरा जोश के साथ अभी आगे बढ़ेंगे, डाउन नहीं होना चाहिए एनर्जी। आगे बढ़ते हैं,
If m is the mass of electron and c is the speed of light, the ratio of the wavelength of photon of energy E to the electron of the same energy will be क्या होगा। सवाल क्या बोल रहा है कि मतलब लेट्स से m is the mass of electron and c is the speed of light, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन और फोटोन दो की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बोल रहा है m है, और जो स्पीड ऑफ लाइट मतलब फोटोन अगर ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा c से, ठीक। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी E, मतलब फोटोन का जो एनर्जी है वो दे रखा है कि E है, टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी सेम ही है E, तो दोनों का जो वेवलेंथ होगा उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ फोटोन बाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। फोटोन का वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc बाई लैम्डा। ये जो एनर्जी होता है वो फोटोन के लिए होता है, तो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, hc बाई ई, ये लैम्डा ऑफ फोटोन हो गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ h बाई पी मोमेंटम, या फिर h बाई √2m_e, ये यूज करते हैं। पार्टिकल का वेवलेंथ हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक। और फोटोन का अपना एनर्जी वाला फॉर्मूला। तो पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा बाई पी की वैल्यू 2m ले सकते हैं, जहाँ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों जगह एनर्जी की वैल्यू सेम है, ये बोल रखा है, ठीक। तो हमें बस इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, तो बस कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, hc बाई ई, और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, h बाई √2m_e, ये हो गया, ठीक। h कैंसिल हो गया। अब इसको करें तो क्या हो जाएगा, c√2m_e, और नीचे e है तो उसको √e² लिख सकते हो, एक e से एक e कैंसिल हो जाएगा, तो c√2m/e हो जाएगा। मतलब ये रूट में देखो तो 2m और e यहाँ पे ये हो गया, तो जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, रेशियो वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यानी कि अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सवाल चमका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है इफ़ इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वेवलेंथ दिस देन द मोमेंटम इन दिस यूनिट विल बी व्हाट, ठीक है। वेवलेंथ दे रखा है, तो मोमेंटम मतलब क्या, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इजकल टू h बाई पी, तो यहाँ से p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h बाई लैम्डा, ये p का हो गया। h की वैल्यू क्या, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब यहाँ पे डालना पड़ेगा वैल्यू, सब कुछ SI यूनिट में पहले हम लेते हैं, ठीक। h की वैल्यू हमने SI यूनिट में लिया, लैम्डा की वैल्यू भी SI यूनिट में लेंगे। लैम्डा की वैल्यू कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10 मीटर, तो ये SI यूनिट में हो गया। मोमेंटम का SI यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड, तो जो मोमेंटम जो हमें मिलेगा वो भी तो SI यूनिट में मिलेगा, तो SI यूनिट क्या हो गया, kg मीटर पर सेकंड। अब लेकिन हमसे इस यूनिट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो और कट लेंगे काट कूट, इसको पहले थोड़ा सा निपटाएं, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा नीचे, वो जाएगा +8 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻, +8 ऊपर जाएगा तो 34, -34 +8, ये कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा, ठीक। तो -26 यूनिट तो यही रहा kg मीटर पर सेकंड। इसको इस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो kg मतलब क्या, 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या 100, तो इंटू और मतलब 1000 और इंटू 100 और करना पड़ेगा, तो ये ग्राम में हुआ था और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा पर सेकंड। सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा, तो वही रहेगा। तो इन दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया और ये आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम और 1 मीटर इजकल टू 100 सेकेंड, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको करें तो ये 10⁵ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 6.63 इंटू 10⁻+5 -26, तो ये बन जाएगा -21,
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये मोमेंटम हो जाएगा, ठीक। मतलब ऑप्शन, अब देखो ऑप्शन 6.6 दे रहा है, बाकी तो ऑप्शन -21 है, तो बाकी तो दूर दूर ही है। तो जो मैच हो रहा है वो कौन सा, फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल चमका, सवाल ऐसा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कुछ 4-5 सवाल बचे हैं, बस थोड़ा सा और हिम्मत बनाए रखो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट, गिवन एम इज दिस, ई इज दिस, एच इज दिस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विल भी क्या होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को इस पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को 150 से गुजारा जा रहा है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन जो होगा कुछ एनर्जी गेन करेगा, कितना एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ई डेल्टा वी, मतलब किसी भी चार्ज को अगर डेल्टा वी से तुम निकालोगे तो जो एनर्जी आएगा चार्ज के पास वो क्यू डेल्टा वी होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ई के बराबर होता है, तो ई डेल्टा वी हो जाएगा जो एनर्जी गेन होगा इलेक्ट्रॉन को। और हम जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, h/√2m/e के बराबर होता है, ठीक। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ई हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है ई, और डेल्टा वी की वैल्यू भी दे रखा है 150 वोल्ट, ठीक। एच की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखा है, सारे वैल्यू दे रखे हैं, बस इसमें डाल दोगे तो लैम्डा मिल जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन के केस में पर्टिकुलरली मतलब वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है, अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमने एक डायरेक्ट फार्मूला देखा था। वैसे तो मैंने बता दिया कि ई की वैल्यू पहले कैलकुलेट करो, उसको इसमें डाल दो और ये सारे वैल्यू डाल दो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर भी सकते हो, पर हमने एक डायरेक्ट फार्मूला देखा था, इसलिए मैं बोला था कि वीडियो देखना। अब मैं थोड़ा नोट्स अगर खोलूँ, जो हमने ये नोट्स है जो कि वीडियो में मतलब मैंने दे रखा है, ये हमने डिस्कस किया था। इसमें देखो ये लास्ट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, हमने ये डिस्कस किया था कि वेवलेंथ अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सिलेट कराया जाए किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला से, कि मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलेट कराया जा रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, वो वेवलेंथ तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्डा इक्वल टू √50/v। ये याद रखो, ये काम का आता है, इसलिए जो भी ट्रिक मैंने बता रखा है वो काम की है, वो यूज होता है, इसलिए आसान हो जाएगा। नहीं तो ये वाला फार्मूला लगा के कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, पर ये वाला लगाओगे तो वही रायता फैल जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कैलकुलेशन का मज़े लेना है कर सकते हो, नहीं मज़े लेना है ज़्यादा तो ये शॉर्टकट अप्लाई कर लो। तो ये शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो क्या, इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं √150/v, जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे जो लैम्डा आएगा वो एंगस्ट्रॉन में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 150, और v की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, 150 वोल्ट दे रखा है, 150/150 एंगस्ट्रॉन। तो 150 क्या हो जाएगा 1, तो 1 एंगस्ट्रॉन। तो मतलब लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होगी। 1 एंगस्ट्रॉन मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल ये मतलब कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं, या फिर तुम इसको मतलब इस वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो पॉज करके मज़े लेना है तो ले सकते हो, मतलब कैलकुलेटर पूरा वैल्यू डाल के कैलकुलेट करो। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स वेवलेंथ विल बी व्हाट, ठीक है। पहले मानते हैं कि कोई पार्टिकल था वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और उस समय उसका लैम्डा, उसका जो वेवलेंथ था वो लैम्डा था। अब वेलोसिटी आधा हो गया और लैम्डा को बोल देते हैं कि लैम्डा डैश हो गया अब, ठीक। तो अब लैम्डा डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब लैम्डा डैश में कितना परसेंटेज चेंज होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले तो लैम्डा का एक्सप्रेशन क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू h/√2me, और ई की वैल्यू क्या, काइनेटिक एनर्जी मतलब ½ mv², तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब h/p भी डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब वेलोसिटी है तो मतलब ये फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्ट mv ही लिख दो यहाँ पे। तो लैम्डा की वैल्यू h/mv, सिंपल ऐसा कर देते हैं, जहाँ पे v इज द वेलोसिटी। तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/m, मास तो वही रहेगा, v की वैल्यू क्या होगी v/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो ये लैम्डा रहा, ये लैम्डा डैश रहा। परसेंटेज चेंज हमें कैलकुलेट करना है, पहले तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये लैम्डा डैश है वो ट्वाइस हो गया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो लैम्डा डैश इंक्रीज करेगा, पहले तो इंक्रीज करेगा, और परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है।
परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, तो नया वाला वेवलेंथ माइनस पुराना वाला वेवलेंथ डिवाइडेड बाई पुराना वाला वेवलेंथ इंटू 100। कहीं भी परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना होता है तो पहले हम चेंज कैलकुलेट करते हैं और ओरिजिनल जो इनिशियल वैल्यू था उससे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे हमें इंक्रीज कैलकुलेट करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, वही इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इंटू 100। तो बस सिंपल आप पुट कर देंगे तो लैम्डा डैश की वैल्यू 2h/mv माइनस h/mv डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू h/mv इंटू 100। ठीक, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो क्या 2h/mv माइनस h/mv क्या हो जाएगा, h/mv रहेगा, h/mv डिवाइडेड बाई h/mv इंटू 100। ठीक, तो ये h/mv हो जाएगा और ये भी h/mv और ये 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको काट कूट करें तो क्या ये ख़त्म ही हो गया और मतलब 100, तो जो परसेंटेज इंक्रीज आया वो कितना आ गया 100%। तो 100% से वो इंक्रीज करेगा, 100% इंक्रीज करेगा, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, आखिरी के कुछ क्षणों में आखिरी कुछ सवाल मैं आखिरी के कुछ क्षणों बहुत पहले ही यूज किया था। तुम बोल रहे होगे कि क्या मास्टर अब इतना देर पढ़ाओगे और अभी क्या बोल रहे हो कुछ क्षणों में। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ दिस विद द काइनेटिक एनर्जी। कौन सा ग्राफ 1/λ² और काइनेटिक एनर्जी के बीच में शो कर रहा है फोटो। ठीक है, पहले तो इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या होता है, मतलब लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी ई क्या रिश्ता क्या होता है। तो ये रिश्ता क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m, ये रिश्ता होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो λ² इज इक्वल टू h²/2me हो जाएगा। ठीक, पलट दें अगर तो 1/λ² इज इक्वल टू 2me/h² हो जाएगा। ठीक, अब 1/λ² यहाँ पे देखो y एक्सिस पे लिया गया है तो ये जो है वो y बन गया अपना, 2m/h² कांस्टेंट ऐसे का ऐसे ही रहेगा और जो e है वो x एक्सिस में लिया गया है तो ये अपना x हो गया। तो इक्वेशन y और x में कुछ ऐसा आया, ये सब कांस्टेंट है तो y इक्वल टू mx काइंड का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक, तो y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो ओरिजिन से पास होगा क्योंकि c mx प्लस c की वैल्यू 0 है और ये ग्राफ जो होता है मतलब yx 0 तो y 0, तो ओरिजिन से पास होगा और स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व तो नहीं होगा। तो यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और ये P/Q है, मतलब 2024 में ही आया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन भी ले लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में चैप्टर में से थियोरेटिकल प्रॉब्लम भी आता है। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं असर्शन रीजन, फिर उसके बाद ये खत्म ही है। तो 2 थोड़ा असर्शन रीजन के क्वेश्चन करते हैं। ठीक, मज़ा आ जाएगा। देखते हैं क्या है। असर्शन बोल रहा है एट सेचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम। यस, तभी तो उसको सेचुरेशन करंट बोलते हैं कि मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट। सही बात है। एट सेचुरेशन ऑल द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द कैथोड आर एबल टू रीच एनोड। यस, तभी तो सेचुरेशन करंट आता है कि कैथोड से जो भी निकल रहा है इलेक्ट्रॉन वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच रहा है, तभी तो वो मैक्सिमम करंट उसको बोलते हैं कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। तो करंट जो होता है मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम करंट को ही सेचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि दोनों ही बातें सत्य है और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट स्टॉपिंग पोटेंशियल द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है कि मतलब जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक और मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक ना पहुँच पाए, तो मतलब उसका वेलोसिटी यहाँ जाते जाते 0 हो जाए, वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तभी तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। तो यस, सही बात है यहाँ पे जो बोल रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट स्टॉपिंग पोटेंशियल द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0। यस, सही बात है। दूसरा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ गिवन लाइट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। नो, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विथ एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट या थ्रेशोल्ड। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे जो बात बोल रहा है कि इंक्रीज इन इंटेंसिटी गिव राइज टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ना बिल्कुल नहीं। इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता है, सेचुरेशन करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है। तो ये एनर्जी पर डिपेंड करता है, यानी कि दूसरा रीजन गलत है, दूसरी तो बात ही गलत है, ये सही है। अब ये कोई भी गलत हो गया फिर तो मतलब क्या, फॉल्स और ट्रू, ऐसा मतलब एक्सप्लेनेशन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। एंड इसी के साथ ये सवाल कंप्लीट हुआ और इसी के साथ इस चैप्टर के सारे ही सवाल कंप्लीट हुए। वीडियो लगभग मतलब 1 घंटा 25 मिनट के आसपास, कुछ 30 मिनट के आसपास आएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा लेंथ हो गया इसका भी, पर कोई ना, सारे ही तरह के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं सारे ही तरह के लिख किया। उसमें बहुत सारे पीवाई क्यूज भी थे, जहाँ भी मतलब मैं कभी कभी भूल जाता हूँ बोलना, जहाँ भी ये ईयर दे रखा होता है ना किसी क्वेश्चन में, जो भी मैं यहाँ पे लेता हूँ वो मतलब पीवाई क्यूज वो क्वेश्चन है। अगर मैं नहीं भी बोल रहा हूँ वीडियो में तो मतलब वो समझ जाओ, ईयर कहीं भी लिखा है मतलब वो पीवाई क्यूज क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेंथ बहुत अच्छा खासा हो चुका है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो इस क्रैश कोर्स में कब कौन सा वीडियो आने वाला है, टाइम टेबल भी नीचे अटैच्ड है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टाइम टेबल भी मिल जाएगा। टाइम टेबल ऑलरेडी मैंने पोस्ट भी कर दिया है। टाइम टेबल में यहाँ पे दिखाऊँ तो क्रैश कोर्स का टाइम टेबल कहाँ है, यहाँ पे है, ये टाइम टेबल है। अब अभी हम बेसिकली 1 दिन डिले चल रहे हैं। ये जो डुअल नेचर है वो 24 को आ जाना चाहिए था, पर मैं 24 को अभी रात में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एडिटिंग होगा अभी और फिर कल सुबह तक ही अपलोड हो पाएगा, तो 25 तक ही ये अपलोड हो पाएगा। तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिले हो सकता है, 1 दिन का गैप कहीं हो सकता है अगर थोड़ा पीछे चल रहे हैं, पर इसको कवर अप कर लेंगे कुछ दिनों में, ठीक। ये आ गया। अगला जो होगा वो एटम का मतलब पीवाई मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, और फिर इसके ऐसे ही इस चैप्टर के ये जो ब्लू वाले सारे दिख रहे हैं इनके पहले पीवाई मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आएगा। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो जितने भी थियरी वीडियो हमने कर लिया है, ये थियरी वीडियो हमने मतलब कर लिया है, सेम ही चैप्टर है, इस सभी चैप्टर का थियरी वीडियो हमने कर लिया है। तो इन्हीं चैप्टर का अब क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो आने वाला है, ठीक। ये मतलब 1.5 घंटे का, जैसा कि प्रॉमिस किया गया है कि 1 घंटा 15 से 1.5 घंटे के आसपास वीडियो होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। और उसके बाद ये जितने भी चैप्टर बचेगा उसके थियरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो एक ही साथ कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास, बोर्ड का एग्जाम अभी चल रहा था तो ऑलरेडी इसीलिए मतलब थोड़ा डिले भी मतलब हमने करके शुरू किया है। तो जल्दी ख़त्म करेंगे, 25 अप्रैल तक पूरा सब कुछ फिनिश कर देंगे, और इन सभी वीडियो का थियरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आएगा। थियरी और क्वेश्चन दोनों साथ साथ करेंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा उसमें, तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक। तो 2 से 2.5 घंटे के आसपास उसका लेंथ हो सकता है, ठीक। ये ज़रूर डाउनलोड कर लेना, मतलब ये भले ही कोर्स फ्री है, बट जितने भी प्रीमियम कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है उससे कंपेयर कर सकते हो, दी बेस्ट कंटेंट है। एंड आई होप कि तुम्हें मज़ा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो। मेंटल हेल्थ में दोनों ही हेल्थ ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। मेंटल ऐसे ही मतलब लगे होते हैं, पर कोशिश करो कि मतलब सुधारें, मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग और इधर उधर की बातें नहीं सोचना है। फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, अभी तेल वाले सामान ज़्यादा नहीं खाना है, चीनी जितना अवॉइड कर सकते हो करो, पानी कंटिन्यूस पीते रहो, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब बॉडी को थोड़ा स्ट्रेचिंग, मसल्स नहीं बनाना है, बॉडी नहीं बनाना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग 20-25 मिनट अगर कर पाओ 20 मिनट के आसपास तो बहुत अच्छा रहेगा। बॉडी में खून का बहाव थोड़ा तेज हो जाता है, तो थोड़ा एनर्जेटिक फील करोगे, तो मतलब दिन भर पढ़ाई कर पाओगे। अभी तुम्हें दिन भर पढ़ाई कर रहे हो तो वो थोड़ा हो पाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।